हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली में। फ्रेंड्स, लास्ट सेशन के अंदर हमने 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे जो कि रेलवे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज हम और 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कॉपी और पेन लेके बिल्कुल से रेडी हैं और आप मुझसे भी ज्यादा कम टाइम के अंदर और एक्यूरेसी के साथ में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन के अंदर जो भी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगी और जो कंसेप्ट है उसका उसे जरूर देखिएगा, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। केवल 10 क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने। पहला क्वेश्चन है सिलोगिज्म टॉपिक से, ऑल पेन्स आर फ्रॉग्स। पहले स्टेटमेंट के अंदर ये कहता है सभी पेन फ्रॉग हैं। दूसरा स्टेटमेंट है सम क्रॉज आर फ्रॉग्स, कुछ क्रो फ्रॉग हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम पहले के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, सभी पेन फ्रॉग हैं। तो सभी पेन क्या हैं? फ्रॉग हैं, ठीक है। सम क्रॉज आर फ्रॉग, कुछ क्रो फ्रॉग हैं। इसका ये डायग्राम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कंक्लूजन पे आते हैं, नो पेन इज ए क्रो, कोई पेन क्रो नहीं है, कोई पेन क्रो नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो कैसे स्टेटमेंट हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं। और पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए हम लोग एक से ज्यादा डायग्राम बना सकते हैं, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं इस क्रो को जो है वो इस तरीके से भी बना सकती थी यहाँ पे। तो फिर अगर ये वाला इस डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो नो पेन इज ए क्रो, कोई पेन क्रो नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट क्या, ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हम डेफिनेटली, ये डेफिनेट कंक्लूजन है और हम डेफिनेटली ये चीज नहीं कह सकते हैं पूरी श्योरिटी के साथ में कि कोई भी पेन क्रो नहीं है। हो सकता है कुछ पेन क्रो हो भी जाएं। सेकंड है सम पेन्स आर क्रोज, कुछ पेन क्रो हैं। अब दूसरा जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो सम पेन्स आर क्रोज, कुछ पेन क्रो हैं। तो फ्रेंड्स, फिर से वही बात आ गई, हम डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, एक से ज्यादा डायग्राम बन सकते हैं। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो कि देखते हैं तो कुछ पेन क्रो हैं, ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जब सिलोगिज्म पढ़ा था तो हमने बहुत अच्छे से आइदर और के लिए 3 कंडीशंस देखी थी। ये तीनों कंडीशंस आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। आप कभी भी, अब अगर इस क्वेश्चन के लिए आप उस ऑप्शन को करेक्ट करते हैं कि न तो पहला गलत है तो न ही दूसरा गलत है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल से गलत हो जाएगा। क्योंकि आप ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या आइदर और की तीनों कंडीशंस यहाँ पे फॉलो होती हैं। फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन को मैं इसीलिए इतना डिटेल में बता रही हूं जिससे कि आपको कंसेप्ट पता लगे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिया है, लेकिन एग्जाम में कोई भी अगर थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ भी क्वेश्चन आता है तो भी आपका बिल्कुल से गलत नहीं होगा। ये देखिए आप कि पहला, उसके लिए 3 कंडीशंस हैं, उसमें पहली कंडीशन क्या है कि पहला कंक्लूजन नेगेटिव, अगर एक कंक्लूजन नेगेटिव है तो दूसरा कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। तो दोनों कंक्लूजन्स जो हमें दिए गए हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देखिए, एक नेगेटिव है और एक क्या है? पॉजिटिव है, यानी पहली कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल से फुलफिल होती है। दूसरी कंडीशन कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, इसमें पेन और क्रो है तो इसमें भी पेन और क्रो ही होना चाहिए, तो ये वाली भी कंडीशन फुलफिल होती है। तीसरी कंडीशन देखिए फ्रेंड्स कि इंडिविजुअली देखने पे दोनों जो कंक्लूजन्स हैं वो क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए। तो यहाँ पे ये हमने पहले ही देख लिया है कि दोनों कंक्लूजन क्या है? गलत हैं। तो आप ये देखिए, तीनों कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल होती हैं। तो ये क्वेश्चन किसके अंदर चला जाएगा? आइदर और में चला जाएगा कि या तो पहला सही है या दूसरा सही है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया है। अगर ऐसा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमें ये बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमें ये देखना है कि इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन है, तभी हमें पता लगेगा कि यहाँ पे क्या आ सकता है। तो फ्रेंड्स, जब हम इन दोनों को देखते हैं तो हमारा सबसे पहला आइडिया क्या जाता है कि 22 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 88 आ जाएगा, है ना। सबसे पहला आइडिया मेरा यही जाएगा कि अगर मैं 22 को 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूं तो 88 आता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम 37 को भी 4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए कितना आ जाएगा?
ये आ जाएगा हमारा 148, लेकिन 148 चारों ऑप्शंस के अंदर कहीं भी नहीं है, तो ये वाला आइडिया हमारा बिल्कुल से क्या हो गया है, फेल हो गया है। चलिए अब दूसरी तरीके से सोचते हैं। मैं यहां पे आपको लिख के दिखाती हूं फ्रेंड्स। अगर 22 को करना हमें किससे है, 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 88 आएगा, है ना। लेकिन आप ये देखिए फ्रेंड्स, इसके दोनों डिजिट्स को अगर मैं जोड़ती हूं तो कितना आएगा, 4 आएगा। 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा। अब मैं इसे पूरी इस होल डिजिट से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 88 आ जाएगा, है ना। ये भी एक तरीका है। अब यही हम इस पे अप्लाई करते हैं, इसके दोनों डिजिट्स को आपस में जोड़ते हैं, 3 + 7 करते हैं और उसके बाद में होल डिजिट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप 7 + 3 10, 10 को मैं 37 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा, 370 आ जाएगा। 370 हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस तरह की ट्रिक्स भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी पर्टिकुलर कोड लैंग्वेज के अंदर मिनरल को ये लिखा जाता है, साउंड को ये लिखा जाता है, तो रीडर को किस तरीके से लिखा जाएगा। फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को लेने के पीछे जो मेरा पर्पस था वो ये है कि कई बार क्या होता है, हम एग्जाम्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा सोचते हैं उस टाइम पे, तब हमें ये लगता है कि हर क्वेश्चन को हमें इतना ज्यादा ही हर क्वेश्चन के अंदर दिमाग लगाना है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि एम को कि क्या क्या करें, उसमें कितना जोड़ेंगे तो क्यों आएगा, आई में आर किस तरीके से आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। आप ये देखिए फ्रेंड्स, रीडर यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो इस वर्ड के अंदर जो भी अल्फाबेट्स आ रहे हैं वो अल्फाबेट्स इन दोनों वर्ड्स के अंदर आ रहे हैं या नहीं, आप सिर्फ इतना देख लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रीडर में जो भी अल्फाबेट्स हैं READER, ये सभी अल्फाबेट्स इन दोनों वर्ड्स के अंदर भी आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स फिर हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इतना करना है, आर को यहाँ पे ये क्या लिखता है, आर को ये लिखता है यू, तो हम यहाँ पे भी यू लिख देंगे। ई को ये लिखता है टी, यहाँ पे टी लिख देंगे। ए को ये लिखता है वी, हम यहाँ पे वी लिख देंगे। और डी को इसने लिखा है डी, डी लिख देंगे। ई को इसने अगेन क्या आएगा, अगेन ई की जगह टी आ जाएगा और आर की जगह फिर से हम क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे। यानी हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। सिर्फ इनमें जो इसने अल्फाबेट्स को लिखा है उसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो कई बार हम पजल हो जाते हैं, हम ये सोचते हैं ये कैसे आ रहा है, लेकिन करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसको देखना है और उसकी नकल करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, रेलवे के फेवरेट क्वेश्चंस में से है ये क्वेश्चन कि ये दो चिन्हों साइंस के अंतर बदल यानी इंटरचेंज, एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह, इस तरीके से एक दूसरे की जगह आ जाएंगे, वो से निम्नलिखित समीकरण को सही किया जा सकता है। यानी कि इन शॉर्ट मैं कह सकती हूं कि दोनों जो साइंस है, ऐसे कौन से दो साइन है जिनकी अगर मैं जगह बदल दूं तो ये इक्वेशन जो है वो सही हो जाएगी। फ्रेंड्स इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ये और क्वेश्चंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या करना पड़ता है, हमें ऑप्शन से क्रॉस चेक करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। तो हम क्या करते हैं, हमें चारों ऑप्शंस को देखना पड़ता है। अब ये देखिए फ्रेंड्स कि इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हम टाइम कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये नहीं कह रही हूं कि चारों ऑप्शन जो है वो आप उन्हें चेक मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन सबसे पहले आप उस ऑप्शन को चेक कीजिए जिसके अंदर क्या हो, डिवाइड का साइन हो। फ्रेंड्स मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस रहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन के अंदर जिस ऑप्शन के अंदर डिवाइड का साइन है ना, वो वाला ऑप्शन क्या हो, सही हो। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप मैं ये नहीं कह रही कि आप कीजिए मत, बिल्कुल आप चारों ऑप्शन चेक कीजिए, लेकिन पहले वो कीजिए जिसके अंदर क्या है, डिवाइड का साइन है। तो ये देखिए ऐसे दो ऑप्शन है हमारे सामने, बी और सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी वाला जो ऑप्शन है उसको चेक करते हैं, उसके अंदर डिवाइड का साइन है। तो आप ये देखिए मैं ऐसे लिख देती हूं, आपको इस तरीके से डिटेल में वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं समझा रही हूं आपको तो मैं एक बार फिर से इक्वेशन को लिख के यहाँ पे आपके सामने दिखाती हूँ। 5 × 15 डिवाइड की जगह मैं क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी। 7 - 20 और प्लस की जगह क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स हम इसमें क्या करेंगे, बॉड मास का जो रूल है वो अप्लाई करेंगे। हम सब जानते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में हम ऐड को करते हैं और उसके बाद में सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइड पे आते हैं।
तो ये देखिए 5 मल्टीप्लाई 15 प्लस 7 माइनस 20 को 4 से डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 75 आता है। 75 प्लस 7 माइनस 5, तो ये देखिए आप आ जाएगा 75 प्लस 7 माइनस 5 करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 और 77 जो है वो हमारा आंसर आ गया। और यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 77 ही आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन के अंदर चारों ऑप्शंस में से पहले उस ऑप्शन को पकड़ लीजिए जिसके अंदर आपको डिवाइड दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले ये बोलता है बी का भाई ए है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बी का भाई ए है, दोनों सेम जनरेशन के अंदर है, तो हम इसे क्या करेंगे, इस हॉरिजेंटल लाइन से शो करते हैं। ब्लड रिलेशन के अंदर ये बेसिक कंसेप्ट्स हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने यहाँ पे रिपीट कर रही हूं कि कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। तो ये देखिए बी का भाई क्या है, ए है। तो फ्रेंड्स इस लाइन से हमें कहीं भी बी का जो जेंडर है वो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ए का जेंडर हमें पता है, भाई है यानी क्या है, मेल है, और इसलिए हम इसे क्या करेंगे, स्क्वायर बॉक्स के अंदर डाल देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बी का पिता सी है, तो ये देखिए फ्रेंड्स न यहाँ पे बी है न यहाँ पे सी है, हम इस लाइन को छोड़ देंगे एक बार। अब ये बोलता है बी की माता ई है, बी की माता ई है, एक जनरेशन ऊपर जाना है फ्रेंड्स। तो आप ये देखिए कि मैं यहां पे लिख देती हूं इसको, सिस्टर इन लॉ। बी की माता क्या, बी की माता ई है, एक जनरेशन ऊपर जाना है, माता है यानी फीमेल है, हम इसे क्या करेंगे, सर्किल में डाल देंगे। फ्रेंड्स एक एक लाइन पढ़िए, एक एक लाइन को लिखते जाइए, उसका डायग्राम बनाते जाइए, इतना इजी है, कभी गलत नहीं होगा। फ्रेंड्स आप इन टिप्स को जरूर एग्जाम में अप्लाई कीजिएगा, मैं आपको पक्का कह रही हूं, आपको बहुत फायदा होगा। ये देखिए फ्रेंड्स ये बोलता है कि बी की माता ई है, ए व डी भाई हैं, तो ए और डी भाई हैं, फिर से सेम जनरेशन है, तो यहाँ पे आ जाइए फ्रेंड्स। ये कहता है ए व डी भाई हैं, यानी डी भी क्या होगा, मेल होगा। तो यहाँ पे ये भी हमें क्या हो गया है, क्लियर हो गया है, इसका जेंडर भी और सेम जनरेशन में है, तो इनको क्या कर रहे हैं, हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं। अब फिर से अब उस लाइन पे आते हैं हमें, क्योंकि अब हमारे पास में डी यहाँ पे आ गया। डी का पिता सी है, तो ये देखिए डी का पिता, एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, सी है, मेल है, तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से दिखा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब ई जो है वो कौन है, बी की मदर है, ये आपस में क्या है, भाई है ये दोनों, इसका हमें नहीं पता इसका जेंडर क्या है, लेकिन ये क्या है, तीनों है, तो मतलब एक भाई बहन ही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स सिबलिंग्स हैं ये तीनों, ये हमें क्लियर है। तो ये जब इनकी मदर है, ये इनके फादर हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, पति पत्नी हो जाएंगे। इसे हम डबल लाइन से दिखा देते हैं। अब ये बोलता है ई का सी से क्या संबंध है, तो ये देखिए फ्रेंड्स ई का पहले कौन आ रहा है, ई आ रहा है, तो हमें ई का रिलेशन बताना है। ई कौन है, सी की पत्नी है, तो इनमें से फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो लास्ट में फ्रेंड्स ऐसा ना हो कि हम पूरा इसको सॉल्व कर ले और उसके बाद में अगर ऑप्शन में पति भी है तो हम कंफ्यूजन में उसे टिक कर दें, ऐसा नहीं करना है। ई का पूछा है तो हम ई का रिलेशन बता देंगे, पत्नी है, वाइफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये देखिए ये कहता है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो फ्रेंड्स हमें देखना है कि इन तीनों के अंदर क्या रिलेशन बैठ रहा है, इन तीनों के अंदर क्या रिलेशन बैठ रहा है, तब हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट में भी की, लास्ट वाला जो सेशन था उसमें भी किया था, वो भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। फ्रेंड्स अगर आपने उस सेशन को मिस किया है आप उसे देखिएगा जरूर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन 10 क्वेश्चन उसके अंदर भी थे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं करती हूं 21 और प्लस 12 प्लस 17 करती हूं और किसी भी तरह का रिलेशन मुझे इनमें नहीं समझ आ रहा है, लेकिन तो फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, क्योंकि 21 प्लस 12 करूंगी तो 17 नहीं आएगा, 17 प्लस 12 करूंगी तो 21 नहीं आएगा, आपस में इनका कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है। सबसे पहले हम आपस में रिलेशन देखते हैं, आपस में रिलेशन इसमें नहीं समझ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को सिंपली चलिए ऐड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 50, इनको आपस में जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, ठीक है। इनको आपस में जोड़ते हैं,
18, 18 36, 36 और 14 कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। यानी कि क्या है, ये जो तीनों डिजिट दिए गए हैं इनका ऐड जो है वो कितना है, 50 है। तो फिर हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें कुछ नहीं करना, 9 + 23 + x कर देंगे, जो हमें वैल्यू निकालनी है उसको हम x कर देंगे। सिंपल से हमने इक्वेशन बना ली है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, = इनका जोड़ 50 आएगा। ये हमने देख लिया है क्योंकि इसमें भी 50 आ रहा है। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 32 + x = 50 और x = 50 - 32। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 हमारा आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा सा क्या होता है, कई बार आपस में रिलेशन निकालना होता है। आपस में रिलेशन नहीं है, आप तीनों को इस तरीके से ऐड करके भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही शानदार नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन है। आप सबसे पहले इसे खुद से एक बार ट्राई जरूर करना है। आपको हर क्वेश्चन करना है, लेकिन इसको आपको स्पेशली मैं कह रही हूँ ट्राई जरूर कीजिएगा पहले। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें दूसरे स्टूडेंट से आगे लेके जाते हैं, मेरिट के अंदर आगे लेके जाते हैं, हमारे सिलेक्शन का आधार बनते हैं। क्योंकि क्वेश्चन सही जो इजी क्वेश्चंस हैं, इतनी ज्यादा ट्रिक्स उनमें नहीं है, क्वेश्चन सभी कर रहे हैं, वो सब करके आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें क्या करते हैं, भीड़ से अलग करते हैं। तो उन क्वेश्चंस के ऊपर हमें जरूर फोकस करना है, वो हमारे सही होने ही चाहिए, ऐसा हमारा टारगेट होना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स आप कि 93 से 24 कैसे आएगा, 24 से 18 कैसे आएगा, 18 से 36 कैसे आएगा। तो ये देखिए ज्यादा है, फिर कम हो रहा है, फिर कम है, फिर ज्यादा हो रहा है। तो किस तरीके से हम सोचें कि आंसर आ जाए। तो बहुत ही ध्यान से आप फ्रेंड्स इसको देखिएगा। मैं करती हूं 93 है, तो हम क्या करते हैं, अगर मैं 9 और 3 को आपस में जोड़ देती हूं, 9 + 3 तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 9 और 3 हो जाएगा 12। ठीक है, 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो कितना आता है फ्रेंड्स, 24 आता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आइए 24 के ऊपर, है ना, सेम काम करते हैं, दोनों डिजिट्स को आपस में जोड़ते हैं। 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6। 6 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना आने के बाद में समझ आ जाता है, फिर दिक्कत नहीं आती है। 18 है तो 1 + 8 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इनके डिजिट्स को आपस में जोड़ रहे हैं और जो मल्टीप्लाई जिससे करना है ना, वो नंबर एक एक बढ़ता जा रहा है। तो आप ये देखिए कि 9 4 कितना होता है, 36 होता है। अब सेम हम 36 के साथ में भी कर देंगे, 3 + 6 × 5 कर देंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी बेरोजगार भारतीय युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट है, इसके 2 अजम्पशंस हैं, 2 तर्क हमें दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए आप कि कथन और तर्क के अंदर सबसे मैंने आपको कहा है हमें प्रैक्टिकली सोचना है, और तर्क जो हैं वो इस तरह से होने चाहिए कि वो इस कथन में जो बात कही गई है उसके पक्ष में हो, उसे मजबूती प्रदान करें। तो आप ये देखिए कि कथन है 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी बेरोजगार भारतीय युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। तो पहला तर्क बोलता है कि भारत में बेरोजगार युवा हैं जिन्हें मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए बिल्कुल जो है वो हमें इतना ज्यादा जो है वो ये नहीं सोचना है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ इतना देखना है कि इसमें जो बात कही गई है वो बिल्कुल से सही है और कौन सा तर्क जो है वो इस बात के साथ जा रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि भारत में बेरोजगार युवा हैं जिन्हें मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है। तो बिल्कुल भारत में बहुत से अनएम्प्लॉयड ऐसे जो हैं स्टूडेंट्स हैं, बहुत से अनएम्प्लॉयड ऐसे युवा हैं जिन्हें क्या है मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है। तो ये वाला जो तर्क है ये बिल्कुल से इसके साथ में जाता है, इस कथन के साथ जा रहा है। ये बिल्कुल सही है कि इन्हें मौद्रिक आवश्यकता है, मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है, इसीलिए क्या है इनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। दूसरा है कि सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता प्रदान करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस कथन के अंदर कहीं एक्स्ट्रा हमें इतना सा भी नहीं सोचना है, हमें पूरा फोकस किस पे रखना है, इसके ऊपर रखना है फ्रेंड्स। इतना जब आप कर लोगे ना तो कभी भी स्टेटमेंट अजम्पशंस के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। सिर्फ इतना है दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, ज्यादा नहीं चलाना, ज्यादा नहीं सोचना। तो ये देखिए कि अब सरकार के पास पर्याप्त धन है या नहीं है इसकी कहीं भी चर्चा जो है वो यहाँ पे
नहीं की गई है। सरकार के पास है नहीं है तब दे रही है, नहीं है तो वो कहीं से भी कैसे भी देगी, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी इस स्टेटमेंट के अंदर इसकी चर्चा नहीं है, इसलिए ये वाला जो अजम्पशन है वो क्या है, बिल्कुल से गलत है। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस भी देख लेते हैं इस सेशन के। फ्रेंड्स इसमें हमें नंबर ऑफ जो ट्राइंगल्स हैं वो बताने हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आप ये वाला जो फिगर है ना, ये वाला, इसके अंदर आप देखिए, मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर भी बताया था। ये देखिए, अगर मैं इस फिगर को अलग से बना लेती हूँ तो क्या ये इसी तरह का फिगर है ना, बिल्कुल से, है ना, इसी तरह का फिगर है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 ट्राइंगल्स इसके अंदर हो जाएंगे। डायरेक्ट हम इसे देखते ही बता सकते हैं। ये देखिए कैसे, आप 1 2 3 और 4 ये तो बनते ही हैं, फिर उसके बाद में ये देखिए 5 6, फिर ये पूरा ये वाला 7 और ये वाला 8। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ना, इस तरीके से। कोई भी कंफ्यूजन हो तो काउंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 हो गए। 8 के बाद में ये देखिए आप 9 10 और एक ये पूरा 11 12 13, एक ये पूरा 14 हो जाएंगे। उसके बाद में आप ये वाला देखिए, ये वाला भी तो है 15, फिर ये वाला देखते हैं तो 16 और ये पूरा वाला आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 17 ट्राइंगल हो जाएंगे। फ्रेंड्स काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स का इतना शानदार सेशन मैंने आपके साथ में शेयर किया है, अगर आप वहां से देखना चाहें देख सकते हैं, और बहुत ही इजी ट्रिक्स हम उसमें काउंट कर सकते हैं। और मैंने आपको इसमें भी बहुत अच्छे से ही जो है वो चीज़ है वो एक्सप्लेन कर दी है। बीच वाला जो था उसका हम डायरेक्ट निकाल देंगे, 4 × 2 8। उसके बाद में आप एक एक ट्राइंगल जो है वो काउंट कर सकते हैं, लेकिन पूरा फोकस के साथ काउंट कीजिए फ्रेंड्स। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इसमें 15 नंबर को भी टिक करके आते हैं, लेकिन पूरे कितने होते हैं फ्रेंड्स, इसमें 17 ट्राइंगल होते हैं। चलिए आज का लास्ट सेशन देखते हैं फ्रेंड्स। डिस्टेंस और डायरेक्शन से है, 1 चींटी 3 मीटर चलती है, ठीक है। इसमें हम एक एक है, हम सीधा बनाते हुए चलेंगे। 3 मीटर चलती है, ठीक है, और फिर 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। हम इसको क्या करेंगे, 4 मीटर ऊंचे एक पेड़ पे चढ़ा देते हैं। अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पे है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मेरा लेने का पर्पस ये था, आप ये देखिए कि अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पे है, पहली चीज ये है। और एक ये भी आ सकता है कि वो अपने मूल स्थान से कितना चली। इन दोनों चीजों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर ये क्वेश्चन होता है कि वो अपने मूल स्थान से कितना चली, तो ये देखिए 3 + 4 7, हम 7 को भी टिक करके आ सकते हैं, लेकिन नहीं, वो ये पूछता है मूल स्थान से कितनी दूरी पे है, तो हमें ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो फ्रेंड्स इतने इजी क्वेश्चंस हैं, आपको सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत नहीं करके आने हैं। तो ये देखिए कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस जो प्रमेय है उससे निकाल सकते हैं बहुत इजीली। 4 का स्क्वायर करना है, +3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 16 + 9 ये हो जाएगा 25, और उसके बाद में इसका स्क्वायर रूट हम करते हैं तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 5 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा उस चीज को आपको ध्यान रखना है कि मूल स्थान से कितनी दूरी पे है, या फिर उसने टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना तय किया है। इस तरह की जो लैंग्वेज है आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आज भी हमने 10 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किए हैं। हर टॉपिक से मैं क्वेश्चन जो है वो लेने की कोशिश करती हूँ। अगर सेशन पसंद आ रहे हैं फ्रेंड्स तो लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ में जो भी एसएससी पटवारी या फिर जो रेलवे इंपॉर्टेंट रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के साथ में आप शेयर जरूर कीजिए। हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, और मेरा चैनल है रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली, उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।